प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के वीडियो में कक्षा 5वीं के विद्यार्थी हिंदी की पाठ्य पुस्तक व्याकरण संबोध से पाठ 6 संज्ञा के विकार पढ़ेंगे। संज्ञा के विकार, विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। संज्ञा में विकार लाने वाले शब्दों को विकारी तत्व कहते हैं। यानी संज्ञा शब्दों में परिवर्तन 3 कारणों से होता है, लिंग, वचन, कारक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिंग। शब्द का जो रूप हमें स्त्री या पुरुष आदि का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे चाचा, पापा, नौकर, कवि, हिरण इत्यादि। और स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे चिड़िया, कवियत्री, गुड़िया, नदी इत्यादि। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सदैव पुल्लिंग शब्दों की। ऐसी संज्ञा शब्द जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, जिनमें जान होती है। प्राणी जगत में जो लिविंग थिंग्स होती हैं जिनमें जान होती है, जैसे खरगोश, कौवा, बाज, भालू, मच्छर, यह शब्द सदैव पुल्लिंग रहते हैं। मच्छर, मच्छर को हम हमेशा पुल्लिंग में ही पुकारते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं। ऐसे ही कौवा, इसका स्त्रीलिंग शब्द हम नहीं बोलते हैं, पर इनके भी स्त्रीलिंग होते हैं। इसका स्त्रीलिंग लिखने के लिए हम इनके आगे लिखते हैं मादा मच्छर, मादा कौवा, मादा भालू। इसी तरह से कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, मकड़ी। इनको हम हमेशा स्त्रीलिंग में ही बोलते हैं, कभी भी इनका पुल्लिंग शब्द हम नहीं बोलते हैं या लिखते हैं। इनका पुल्लिंग शब्द लिखने के लिए इनके आगे नर लगाते हैं, नर मक्खी, नर कोयल, नर मछली, नर मकड़ी इत्यादि। ऐसे ही कुछ अप्राणी जगत में यानी नॉन लिविंग थिंग्स जिनको हम बोलते हैं, वो कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही यूज होते हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में यूज होते हैं। जो शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे पहाड़ों के नाम, दिनों, महीनों, देशों, शहरों, समुद्रों के नाम, यह सब पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह से नदी के नाम, भाषा के नाम, हिंदी की तिथियों के नाम, लिपि के नाम, बोली के नाम इत्यादि, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। तो बच्चों, आपको सदैव स्त्रीलिंग और सदैव पुल्लिंग इन दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इनको समझना है। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही यूज किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, राष्ट्रपति दोनों के लिए आता है। ऐसे ही प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, सैनिक, खिलाड़ी, ऐसे शब्दों को उभयलिंगी कहते हैं। आपकी पुस्तक में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, आपका काम है इनको याद करना, इनको लिखकर देखना। अब हम बात करते हैं संज्ञा के दूसरे विकार, वचन की। वचन यानी एक वचन, बहुवचन। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। एक वचन जिससे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के एक होने का पता चलता है, जैसे बहन, लड़की, कुर्सी इत्यादि। बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का पता चलता है, बहुवचन, जैसे बहनें, लड़कियां इत्यादि। बच्चों, शब्दों के जब हम वचन बदलते हैं तब उनका क्रिया रूप भी बदल जाता है। जैसे घोड़ा घास खा रहा है, अगर हम घोड़े का वचन बदलकर घोड़े करें तो खा रहा है खा रहे में बदल जाएगा। इसी तरह जब हम आदर देने के लिए, जब हम किसी को आदर देते हैं तो सदैव बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हैं, हम ऐसे नहीं बोलते आप कहाँ रहता है, आप कहाँ रहते हैं। डॉक्टर साहब आए हैं, दादाजी सो रहे हैं के ऊपर बिंदी आएगी। एक वचन में ह होता है और बहुवचन में है। कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन होते हैं और कुछ बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे धरती, आकाश, बारिश, चांद, ये जितने भी हैं ये सब एक वचन है। द्रव्यवाचक चीजें, समूहवाचक, ये सब एक वचन में आती हैं। और हस्ताक्षर यानी साइन करना, समाचार, आंसू, लोग, दर्शन, ये सब बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आप अपनी पुस्तक में दिए गए एक वचन और बहुवचन शब्दों को अच्छे से पढ़िए, उनको लिखने का अभ्यास कीजिए। वचन बदलने के कुछ नियम होते हैं। कुछ शब्दों के पीछे आ आता है, जैसे बेटा, बच्चा, तो इसको ए की मात्रा में बदलते हैं, छोटी ए की मात्रा में। और जिन शब्दों के पीछे
आ नहीं आता है, छोटा ओ होता है, जैसे बहन, पतंग, तो इसमें एक ही मात्रा आएगी लेकिन इसके साथ बिंदी भी आएगी। इसी तरह से अगर अंत में बड़ी ई की मात्रा है, जैसे दवाई, नदी, तो इसको ईया में बदलते हैं, यानी बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाती है और साथ में या लगता है। आप अपनी पुस्तक में दिए गए बहुवचन शब्दों को पढ़ें और इनको लिखने का अभ्यास करें। अब हम पढ़ते हैं तीसरा रूप, कारक। कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध बताने का काम कारक करते हैं। कारक वाक्यों शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। अगर कारक चिन्ह हम नहीं लगाते हैं तो वाक्य समझ में नहीं आएंगे। आपकी पुस्तक में बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है, आप देखिए। अक्षत जंगल बुक फिल्म देखी, अक्षत ने मम्मी बताया, अक्षत फिल्म देखने कार गया। ये वाक्य यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। अब हम इनमें कारक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अक्षत ने जंगल बुक फिल्म देखी, अक्षत ने मम्मी को बताया, अक्षत फिल्म देखने कार से गया। यहाँ पर ने, को, से ये कारक शब्द जब हमने इसमें लगा दिए तो ये वाक्य आपस में स्पष्ट हो गए। तो बच्चों, शब्दों को आपस में जोड़ने वाले यही शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के कारक हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। आप इसको इस तरह से याद करेंगे। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। आप अगर इसको इस तरह से याद कर लेते हैं तो आपको कारक शब्द बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। अब हम शब्द भंडार से विलोम शब्द पढ़ेंगे, जो आपके पृष्ठ नंबर 96 पर है। विलोम शब्द, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, वह विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द एक दूसरे से बिल्कुल अलग ही होते हैं, लेकिन विलोम शब्द लिखते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि कुछ विलोम शब्दों के आगे अ, बे, अन और नील आदि लगाकर विलोम शब्द बनाए जाते हैं, जैसे रोगी, निरोगी, स्वस्थ, अस्वस्थ। कुछ विलोम शब्द ऐसे होते हैं, तत्सम शब्द जो होते हैं, तत्सम माने जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तो उनका उत्तर हमें तत्सम शब्द में ही देना है। और जो तद्भव यानी रूप बदलकर हिंदी में आए हैं, उनका हमें तद्भव शब्दों में ही उत्तर देना है। जैसे नया, पुराना, ये तद्भव है। अगर इसको हम तत्सम में लिखें, नवीन, प्राचीन, तो नवीन का प्राचीन होगा, नवीन का आप पुराना नहीं लिख सकते हैं। तो याद रखना, जो संस्कृत वाले शब्द हैं उनका उत्तर वैसे ही तत्सम में देना है, और जो तद्भव शब्द हैं उनका उत्तर तद्भव में ही देना है। आप अपनी पुस्तक में दिए गए विलोम शब्दों को याद कीजिए, इन्हें लिखकर देखिए। पाठ 17, पत्र लेखन। पत्र अपने प्रिय बंधुओं को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को अपनी मन की बात पहुंचाने के लिए पत्र लिखते हैं। पर आज की सोशल मीडिया, इंटरनेट, ईमेल, वीडियो कॉलिंग जैसे जितने आजकल इतने मॉडर्न संचार के साधन आ गए हैं, तो क्या है कि पत्र लिखना बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी पत्रों का अपना ही महत्व होता है। पहले जब ये सब साधन नहीं थे, तब लोग अपने दूर स्थित लोगों का समाचार पत्र लिखकर ही प्राप्त करते थे। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला पत्र औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर, दूसरा अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर। अब हम समझते हैं कि पत्र, ये दोनों में क्या अंतर है। औपचारिक पत्र जो होते हैं, जो विशेष काम के लिए उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं होता है। ये सरकारी पत्र होते हैं। जैसे हम स्कूल में अगर पढ़ते हैं तो अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं। अगर हम किसी ऑफिस में हैं तो वहाँ काम करने वाले हमारे किसी अधिकारी को या बड़े अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं। तो ये जो पत्र होते हैं, ये सरकारी होते हैं, कार्यालय पत्र होते हैं, इसलिए ये औपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र लिखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। औपचारिक पत्र जो होते हैं, जैसे विद्यालय में अगर हम कोई पत्र लिख रहे हैं तो शुरू में ऊपर हम लिखेंगे सेवा में, फिर प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम और जिस जगह यह स्कूल है उस शहर का नाम हम लिखेंगे। विषय लिखेंगे कि किस लिए हमने पत्र लिखा है। कोई छुट्टी के लिए पत्र लिखता है, कोई बीमार हो गया इसलिए पत्र लिखता है, किसी को अपनी फीस माफ़ करवानी होती है इसलिए। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, विषय है, वो आप लिखिए। और औपचारिक पत्र में हम महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती, मान्यवर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे महोदय, महोदया या श्रीमान जी, श्रीमती जी लिखिए। और आपका जो भी विषय है आप उसको बहुत ही सही शब्दों का चुनाव करके बहुत ही संक्षिप्त और प्रभावी रूप से आप उसे लिखेंगे। अंत में धन्यवाद लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे, अपना नाम, रोल नंबर और कक्षा लिखेंगे। पत्र में तारीख भी लिखनी होती है। अगर आप परीक्षा भवन से, यानी आपके एग्जाम हो रहे हैं और आप परीक्षा भवन में बैठकर पत्र लिख रहे हैं, तो ऊपर आपको परीक्षा भवन लिखना होगा, जगह का नाम और उस दिन की ही तारीख लिखनी होगी। पत्र पर तारीख कब लिखी जाती है? जब हम पत्र लिखते हैं। अगर हम आज पत्र लिख रहे हैं तो आज की तारीख, परीक्षा में पत्र लिख रहे हैं तो उस दिन की तारीख लिखते हैं। तो जो औपचारिक पत्र होते हैं, यह पत्र बड़े ही सदी हुई भाषा में और बहुत ही प्रभावी तरीके से लिखे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अनौपचारिक पत्रों की। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने मित्र, रिश्तेदार, दोस्तों और प्रियजनों को लिखते हैं। ठीक है, माता पिता, दादा दादी को लिखे हुए पत्र अनौपचारिक होते हैं। अनौपचारिक पत्र जो होते हैं, इसमें हम शुरू में हम मतलब कि अगर दादाजी को लिख रहे हैं तो आदरणीय ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपने से छोटों को लिख रहे हैं तो प्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और ये जो होते हैं औपचारिक शब्द में क्या है, हम धन्यवाद का प्रयोग करते हैं, पर अनौपचारिक पत्र में हम धन्यवाद शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं।